यहाँ पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल की। तो ये जो हार्डी-वीनबर्ग लॉ है इवोल्यूशन का एक पार्ट है। चूँकि हम लोग इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन में आपने सबसे पहले इवोल्यूशन में जो पढ़ा है वो क्या है। इवोल्यूशन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपका जो भी एवोल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन इज change in allelic frequencies and finally form a species from the existing species। तो आप एक स्पीशी बना देते हो, कोई नई स्पीशीज़ की ओरिजिन होती है अपनी पुरानी स्पीशी से और धीरे धीरे वेरिएशंस को एक्यूमुलेट करते हुए। अब ये वेरिएशंस कैसे कैसे आते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये वेरिएशन असल में किसी पॉपुलेशन में आते कैसे हैं। आइए देखते हैं। तो हार्डी जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और वीनबर्ग जो कि जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने मिलके 1908 में अपना एक लॉ दिया या प्रिंसिपल कहें तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहलाता है। इन्होंने कहा, क्या कहा, It describes the theoretical situation in which a population is undergoing no evolutionary change। इन्होंने डिस्क्राइब करा, जो अपनी थ्योरी ने इनकी वो क्या था, वो थ्योरी ये डिस्क्राइब करती थी थियोरेटिकल सिचुएशन को। किसको? थियोरेटिकल को, ठीक है, थियोरेटिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही थी। और वो थियोरेटिकल सिचुएशन किसी पॉपुलेशन के लिए थी। याद रखिएगा, पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन नहीं हो सकता, एक पॉपुलेशन ही इवोल्यूशन का कॉज बनती है। तो एक ये थियोरेटिकल सिचुएशन इन्होंने बताई कि जहाँ क्या नहीं होगा, नो इवोल्यूशन विल अकर। इन्होंने कहा कि भाई इवोल्यूशन नहीं होगा। अभी तक हम चैप्टर में ये पढ़ते चले आए कि इवोल्यूशन होगा होगा होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नो इवोल्यूशन अगर इफ देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच विल बी फिक्स्ड। अगर तुम्हारे कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो फिक्स रहेंगे तो हमारा इवोल्यूशन नहीं होएगा। कैसे नहीं होएगा, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपके पास क्या ना हो, नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होएगा। दूसरी बात इन्होंने कही, नो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, या इन्होंने क्या कहा, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी को हम कहते हैं सीवेल राइट इफेक्ट। या और क्या ना हो, नो रिकॉम्बिनेशन एंड नो नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, अभी आप इस बात को समझिए कि ये 5 पॉइंट जो उन्होंने कहे, ये बात आपको याद होना चाहिए। 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के लिए थे। क्या थे? पहला था नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होगा। अब ये म्यूटेशन होता क्या है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। पहले इसे आप लिख लीजिए जल्दी से, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवेल राइट इफेक्ट, या नो रिकॉम्बिनेशन और नो नेचुरल सिलेक्शन। इसको आप लिख लीजिए, तब हम एक एक के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला, नो म्यूटेशन। तो पहली चीज़ आती है म्यूटेशन। यहाँ म्यूटेशन क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए साहब, म्यूटेशन का मतलब है सडन हेरिटेबल चेंज। ठीक है, तो सडन होंगे, हेरिटेबल चेंज होंगे, जो कैसे होंगे, जो कि तुम्हारे आगे तक रहें, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन आर कॉल्ड म्यूटेशन।
सडन हेरिटेबल चेंज, ठीक, म्यूटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन भी कहते हैं, यही सॉल्टेशन भी है, सॉल्टेशन है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये ह्यूगो डी वेरीज ने कहा था, ह्यूगो डी वेरीज ने इसी बात को कहा था, म्यूटेशन का फिनोमिना ही ह्यूगो डी वेरीज का दिया हुआ है, इन्होंने इसे सॉल्टेशन भी कहा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन क्या होते हैं, हमारी कुछ जीन्स में अचानक से कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं जो परमानेंटली फिक्स रहते हैं और ये अगली जनरेशन में चले जाते हैं। मान लीजिए F1 जनरेशन है तो ये F2 जनरेशन में भी चले जाएंगे और आगे F3 जनरेशन में भी चले जाएंगे, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं और ये स्टेबल चेंज है, ठीक, हेरिटेबल है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, सडन होते हैं, अचानक से होते हैं, एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि म्यूटेशन हमने अलग से पढ़ाया हुआ है, तो आप अलग से म्यूटेशन की वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये समझिए कि म्यूटेशन पहली बात इन्होंने कही कि जिसकी वजह से आपके जीन्स में चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं? जीन में चेंज आते हैं, और जीन में चेंज आना मतलब आपके कुछ नए जीन्स आ जाएंगे, और नए जीन्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? एवोल्यूशन होगा। लेकिन हार्डी विनबर्ग क्या कहता है? एवोल्यूशन ना हो, इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशन, पहली बात। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं, नो जीन फ्लो। क्या है दूसरी बात? नो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, या जीन माइग्रेशन, ठीक है। यानी आपका जीन फ्लो नहीं होएगा या जीन माइग्रेशन नहीं होगा। यानी एक पॉपुलेशन यहाँ है, पॉपुलेशन 1, और एक पॉपुलेशन यहाँ है, पॉपुलेशन 2। इधर से कुछ पर्सन आते हैं और इसमें चले जाते हैं, कुछ दिन घूमने के लिए आ गए, नैनीताल चले गए। अब यहाँ इन्होंने मेटिंग करी तो अपने जीन्स यहाँ दे दिए, और इधर से इधर वाले जब आए साथ में तो इनको भी ले आए 2-3 दिन के लिए, इन्होंने इधर मेटिंग कर ली, तो क्या हुआ? रेंडमनेस होती है, यानी इधर के जीन्स और इधर के जीन्स जो हैं वो बराबर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका जीन माइग्रेशन की वजह से यहाँ नए जीन्स जुड़ गए, इधर नए जीन्स जुड़ गए। तो नए जीन्स जुड़ने का मतलब क्या हुआ? कुछ दिन बाद ये जीन यहाँ हो सकता है स्टेबल कर जाएं, कुछ दिन ये वाले जीन यहाँ स्टेबल कर जाएं, और नई पॉपुलेशन यहाँ बन सकती है। यानी जीन माइग्रेशन की वजह से आपका क्या हो सकता है? नई पॉपुलेशन बन सकती है। तो क्या नहीं होना चाहिए? जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जीन्स यहीं रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, ताकि एवोल्यूशन ना हो। नहीं समझ में आई बात? तो यही हार्डी विनबर्ग ने कहा कि भाई एवोल्यूशन ना होने के कारण हम बता रहे हैं, होने के कारण नहीं बता रहे हैं। एवोल्यूशन ना हो तो नो जीन फ्लो, जीन फ्लो भी नहीं होएगा, ठीक। तीसरी चीज़ आई, तीसरी चीज़ क्या आई? तीसरी चीज़ आई नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि सीवेल राइट इफेक्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट थे सीवेल और दूसरे साइंटिस्ट थे राइट, तो वो पूरा इफेक्ट आया सीवेल राइट। सीवेल राइट इफेक्ट। तो जो सीवेल राइट इफेक्ट था वो क्या कहता है? सीवेल राइट इफेक्ट ये कहता है कि पॉपुलेशन का साइज अगर छोटा, पॉपुलेशन का साइज कैसा है? बहुत छोटा है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज द ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ठीक है, when population size becomes very small, very small। यानी कि आपने कहा कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, कुछ ऐसे कंडीशंस आए, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ जो था वो छोटा हो गया, यानी बहुत सारे लोग मर गए। तो कुछ लोग जो बचे वो सर्वाइवर थे, यानी वही जीन्स आपके जो थे वो मेंटेन रहे, और फिर उन्होंने ग्रो करके अपनी पॉपुलेशन को तो मेंटेन कर लिया, लेकिन जीन्स
बदल गए, जीन की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, क्योंकि सिर्फ वही वाले जीन रहेंगे जो बचे थे, बाकी सारे जीन्स तो खत्म हो गए। तो इस तरह से हमारे जीन्स में यानी जेनेटिक चेंज आ गया, और जेनेटिक चेंज आने का मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट मतलब होता है कमी हो जाना। तो आपके जो जीन्स थे उनमें कमी आ गई, तो ये जीन्स की कमी यहाँ नहीं होना चाहिए, ये तीसरी बात थी। ठीक, सिविल राइट इफेक्ट के दो आपके एग्जाम्पल आते हैं। एक तो होता है फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, और दूसरा होता है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। ये किसके हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही एग्जाम्पल हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगला पॉइंट क्या आता है, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए रिकॉम्बिनेशन हो सकता है रैंडम मेटिंग की वजह से भी हो, रैंडम मेटिंग हो सकती है, या मियोसिस के टाइम पे जब हमारी सेल डिवीजन होती है तो मियोसिस होती है, और मियोसिस में आपके क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे नए नए जीन्स का रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, यानी कि ज़्यादा मियोसिस ना हो, रैंडम मेटिंग ना हो, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। एलील्स ऑफ parental linkage groups separate and new associations of alleles are formed in the gametic cells and the process is called genetic recombination। और ये नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जीन फ्रीक्वेंसीज बदलती रहेंगी, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है हमें, क्योंकि हमें एवोल्यूशन नहीं कराना है। अगला जो आता है वो है लास्ट इसका टॉपिक, वो है नो नेचुरल सिलेक्शन। नो नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ ना हो। ठीक है, तो अगर नेचुरल सिलेक्शन यहाँ नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हुआ नेचुरल सिलेक्शन ना होने का, भाई नेचर अगर सपोर्ट करेगा तो कुछ ही जीन्स बचेंगे, बाकी जीन्स तो मर जाएंगे। फिर वही बात आ जाती है, नेचुरल सिलेक्शन में भी सारे जीन्स खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 फैक्टर्स आपके पास हैं तो आप कहेंगे कि साहब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हमारा फॉलो करेगा, यानी ये सारी चीज़ें नहीं हों। कौन कौन सी चीज़ें हो गई 5, एक नो म्यूटेशन, दूसरा नो जीन फ्लो, तीसरा नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये 5 पॉइंट आपके पूरे हैं तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। आइए देख लेते हैं क्या है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि पूरा लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हमने पूरा यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन of sexually reproducing organisms remain constant from generation to generation। ये क्या कह रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मेंटेन रहेगी किसी एक पॉपुलेशन की जनरेशन टू जनरेशन, यदि एज लॉन्ग एज, जब तक कि क्या क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारी पॉपुलेशन इज़ लार्ज। अभी हम लोगों ने सिविल राइट में पढ़ा था पॉपुलेशन छोटी हो, पॉपुलेशन इज लार्ज एंड चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस और एक्सीडेंट आर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। तीसरा है मेटिंग अकर्स एट रैंडम। चौथा बात इन्होंने कही, तीसरी बात कही कि मेटिंग डज नॉट अकर इफ अकर्स मस्ट रीच इक्विलिब्रियम। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, अगर म्यूटेशन हुएगा तो कैसा हो, इक्विलिब्रियम हो, यानी हर तरफ बराबर बराबर हो। और ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। ठीक, ये अगर 4 बातें होंगी तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लगेगा। और उस प्रिंसिपल में क्या लगेगा, वो ये कहेगा कि उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एलील्स की किसी पॉपुलेशन में वो मेंटेन रहेगी। ठीक, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे इसमें हार्डी विनबर्ग। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि साहब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पूरी की पूरी चेंज नहीं होंगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूज टू रिमेन अनचेंज फॉर
as many generation Mendelian variations हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आर समड अप। ये इस तरह से सम अप किया गया है। इन्होंने कहा कि साहब हमारे जो डोमिनेंट एलील हैं, रिसेसिव एलील हैं, जो भी एलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम क्या करेंगे, एक समरी बना लेते हैं। और क्या समरी बनी, इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो डोमिनेंट एलील हैं उनको हमने पी स्क्वायर कह दिया, यानी कि कैपिटल ए को हमने पी स्क्वायर से दिखा दिया। दूसरा रिसेसिव एलील्स जो थे उनको हमने कह दिया क्यू स्क्वायर, यानी कि स्मॉल ए को हमने क्यू स्क्वायर कह दिया। और जो बीच में आए वो हो गए 2pq, ये हमारे हेट्रोजाइगस थे, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए। और इन सबका सम कितना रहेगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा एक रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो है क्या रहेगी, एक रहेगी। अभी हम आपको पूरे इसके क्वेश्चंस लगवा के भी दिखाएंगे। अगर आप इस पूरे इसको फार्मूला में लें तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी p प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी p प्लस क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यानी कि हम कहें कि अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी की बात करी जा रही है तो वो p स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो उसे हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को हम 2pq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर सिर्फ स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो हम उसे q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि साहब 200 प्लांट्स ऑफ गार्डन पी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग, 200 प्लांट बनते हैं गार्डन पी के, कैसे, क्रॉसिंग के थ्रू। और कह रहे हैं इसमें से 150 प्लांट हैव राउंड सीड और रिमेनिंग 50 हैव रिंकल्ड सीड। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साहब हमारे जो क्रॉसिंग हो रही है कैपिटल आर स्मॉल आर की, इससे जो प्लांट्स बनते हैं वो कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर वाले। कह रहे हैं कि जो राउंड सीड वाले हैं वो ये होंगे, राउंड सीड वाले वो कितने हैं, 150 हैं, और रिंकल्ड सीड वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं भाई साहब, इसको अगर हम फॉर्मूले में रखें तो p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, q स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, और 2pq का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो हमें नहीं पता कि p स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमें ये पता है कि q स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। कैसे निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, देखिए q स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें ये तो पता है कि स्मॉल आर वाले कितने हैं, 50 हैं रिंकल्ड सीड वाले, तो 50 डिवाइडेड बाय टोटल कर दो, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 0.25। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये, क्यू स्क्वायर की। तो अगर हमें सिर्फ क्यू की फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी एक एलील की स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी सिर्फ निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.5, तो हमें क्यू की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, यानी हम रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर गए। अब हमें क्या करना है, डोमिनेंट जीन p की फ्रीक्वेंसी निकालना है, और हमें फॉर्मूला पता है p प्लस q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और हमें q की फ्रीक्वेंसी पता है 0.5 है प्लस p है तो इज इक्वल टू 1, तो p की कितनी हो गई, p की भी तो हो गई 0.5, तो p की भी आ गई आपकी 0.5। यहाँ देखिए p की भी हमने निकाल ली 0.5 इसी माइनस करके। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देख लें भाई, ये कितने होंगे, अभी हम ये भी बता देंगे कितने कितने हैं। आइए देखते हैं अगला, तो ये कितने होंगे कि पता करने के लिए क्या करें, हम ये पता कर सकते हैं कि p, तो p स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ये हो गई। तो अब एक मिनट देखिएगा, आपने कहा टोटल होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, यही होता है। आपने कहा p स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.25, क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.25 इज इक्वल टू 1 है, तो 2pq कितना होगा, ये कितना आ जाएगा, यानी कि अगर 0.5 मिलके बन रहा है 0.25, तो इसे कहना 0.5,
तो इसमें कितना और जोड़ दें कि 1 हो जाए? 0.5। दैट मीन्स 2PQ इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 आ गया। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 0.5 आ गई। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो अब इसके नंबर्स निकाल सकते हैं भाई। आपने कहा 0.25% आपका कौन सा है? पी स्क्वायर वाले हैं। टोटल कितने थे क्वेश्चन में? 200 दिए हुए हैं। इसमें इन्होंने कह दिया है, ये तो पहले ही बता दिया कि क्यू स्क्वायर वाले कितने हैं इसमें? 50 हैं। क्यू स्क्वायर वाले कितने हैं? 50 हैं। और उतने ही तो पी स्क्वायर वाले भी हैं, यानी कि 50 कितने हो गए? पी स्क्वायर वाले हो गए। तो 2PQ यानी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हो गए? 100 नहीं हुए? क्लियर हुई बात या नहीं? 100 + 50 + 50 इज इक्वल टू 100, 200 के करीब हो जाएगा। वही आपका 1 आ गया। हम उसी को 1 कह रहे हैं, ये 100% की बात कर रही है। परसेंट में गए तो ये 1 हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये देखिए यहाँ पे आपका यही चीज़ दी हुई है। इसका मतलब है 50 आपके कैसे हो गए? कैपिटल ए वाले, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हो गए 100 और स्मॉल ए वाले हो गए 50। ठीक। अब अगर परसेंटेज में कभी कोई दे दिया जाए क्वेश्चन, जैसे इन्होंने कह दिया कि साहब यहाँ पे कह दिया है कि परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ होमोजाइगस एलील 16% है। अगर इन्होंने कह दिया किसी होमोजाइगस एलील की परसेंटेज कितनी है? 16% है, तो बताओ कि ए या पी की या क्यू की परसेंटेज कितनी है? अब इन्होंने कह दिया होमोजाइगस इंडिविजुअल है, कोई भी हो सकता है, कैपिटल वाला भी हो सकता है यानी पी स्क्वायर भी हो सकता है, या वो क्यू स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताती है कि 16% है। 16% मतलब 16 है इसकी फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज ही में तो अभी हमने ऊपर निकाले 0.5%, ये सब परसेंटेज में तो निकाले, तो यानी 16 है। तो अगर कह रहे हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, तो क्यू कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। अंडर रूट कर देंगे तो क्यू की निकल आएगी। तो क्यू, अब क्वेश्चन पूरा पढ़िए ज़रा, देखिएगा क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के देखिए और समझिए। क्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए। अगर क्यू जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है किसकी? एलील ए की। देन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन स्टेट्स दैट क्यू स्क्वायर इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ होमोजाइगस से 16%। तो क्यू स्क्वायर उन्होंने कह दिया है कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर 16%। तो ए कितना हो जाएगा? ए कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा 4.4। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हार्डी-विनबर्ग के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए। देखिए कह रहा है एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4, यानी कि इसकी जो रिसेसिव एलील है क्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 0.4। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500। क्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 500 है। इसमें होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की बात करना है हमें। होमोजाइगस की मतलब क्या हो गया? यानी स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है, इसकी बात करना है हमें। और टोटल कितने हैं? 500 हैं। 500 में कितने होंगे? परसेंटेज दे रखी है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए वाले की 0.4। ठीक। तो अब हम यहाँ से Q इज़ इक्वल टू 0.4 निकाल लेंगे। सॉरी, इसमें क्या है? हेट्रोजाइगस कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई पढ़ने में। दिया हुआ है 500 और कह रहा है हेट्रोजाइगस के निकालना है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए वाले का निकालना है, यानी 2PQ निकालना है। और क्या दे रखा है इसने? रिसेसिव एलील का दे रखा है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0.4 दे रखा है। तो आपको पता है P + Q इज इक्वल टू होता है 1। ठीक। तो Q दे रखा है कितना? 0.4 इज इक्वल टू 1 और P हमें निकल ही आएगा। तो P बराबर क्या आ गया यहाँ से? P इज इक्वल टू आ गया 0.6। क्लियर हुई बात या नहीं? P इज इक्वल टू आ गया 0.6। ठीक। अब देखते हैं आगे। तो P तो निकल के आ गया 0.6। ठीक है। तो जो P निकला 0.6 है, Q कितना है? 0.4 है। ठीक। और वो कह रहा है 2PQ कितना होगा? 2PQ निकाल लेंगे।
2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ठीक, टोटल आ गया 0.48। क्लियर? ये तो आ गई परसेंटेज। और आपको कितना निकालना है, 500 में कितने होंगे ये, 500 में निकालने के लिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.48 है इंटू 500, आंसर आ गया 240। निकल गया है 240 आ गए आपके यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला सही हो गया। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में किस तरीके से क्वेश्चन लग रहे हैं आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि साहब 16% पीपल कैन नॉट रोल देयर टंग, यानी टंग रोलर नहीं है, ठीक है। तो टंग रोलर्स और नॉन रोलर्स, तो टंग रोलर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और नॉन रोलर्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। यानी 16% उसने कह दिया क्या है, वो टंग नॉन रोलर्स हैं। 16% हमें दे दिया है उसने Q²। क्लियर हुई बात या नहीं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर दिस कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 2pq की बात कर रहा है, कितने होंगे, ठीक, निकाल लेंगे आप भाई। Q² इज इक्वल टू 16 दे दिया है, तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ, √16 कर लेंगे, इज इक्वल टू 0.4, सॉरी 0.4 नहीं 4 आ जाएगा, ठीक है। और P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। P + Q इज इक्वल टू 1, तो P हो जाएगा 6, तो 2pq मतलब कितना हो गया, वही 48 आ गया। परसेंटेज खत्म, कितने परसेंट हुए, 2pq हुए भाई। हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, हेट्रोजाइगस का मतलब कितना होता है, 2pq। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन जो बचा है इसको देख लीजिए। कह रहे हैं MN ब्लड ग्रुप है, जो MN ब्लड ग्रुप होता है उसमें M and N एलील्स जो हैं, सिर्फ एलील्स की बात कर रहा है, जीन्स की बात नहीं कर रहा है, एलील्स की। तो M के लिए कितना दे रखा है 0.7 और N के लिए कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है, ठीक। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप कितनी होगी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, MN ब्लड ग्रुप का मतलब हुआ 2pq, MN पूरा निकलना, 2pq कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा हुआ है Q मान लो, ये दे रखा है P, ठीक है। इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, को डोमिनेंस की कंडीशन है, कोई भी डोमिनेंट नहीं होता है, तो किसी को P और Q मान सकते हैं। तो P और Q यानी कि 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2, 7 × 21, 2 × 42, तो 42 हो गया, ठीक। तो 42% इसका आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से आपके हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस लगते हैं, और हमने यहाँ पे आपके क्वेश्चंस और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करा दी है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।